प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये पहला मौका था। देश 68वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी उस शख्स पर जिसे बहुमत देकर सत्ता सौंपी गई है कि उसके पास आखिर मुल्क के लिए क्या विजन है, क्या योजना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर का बखूबी इस्तेमाल किया। वो लाल किले के प्राचीर से पारंपरिक तौर पर लोगों को संबोधित करते हुए जरूर नजर आए, लेकिन कई परंपराएं उन्होंने तोड़ी भी। प्रधानमंत्री मोदी ने बात की युवाओं की, युवतियों की, लड़कियों की, बच्चियों की। हालांकि उनके भाषण में महंगाई, भ्रष्टाचार, पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। विरोधी जहां उनके भाषण को कह रहे हैं कि इसमें कोई विजन नजर नहीं आ रहा, वहीं जानकार इसे जोरदार बता रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा। अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। देश के प्रधान सेवक ने आजादी की 68वीं सालगिरह पर 9 मंत्र दिए। लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से 9 नारे उछाले। देश ने सुने, दुनिया ने सुने। सामने आया मोदी का ड्रीम इंडिया, ऐसा इंडिया जो लड़कियों का सम्मान करे, जो जातिवाद और सांप्रदाय की दीवारों में ना बटे, जहां बंदूक से ज्यादा तवज्जो किसान के हल को मिले, जहां नौजवानों को हर स्किल मिले, जहां किसानों को खुदकुशी पर मजबूर ना होना पड़े। गांव का हाल बदले जब हर छोटी बड़ी चीज भारत में बने, दुनिया पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगे। मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहा और इस प्रधान सेवक ने आज कई परंपराएं तोड़ी। लाल किले के सामने पहली बार 10,000 लोगों को आने का न्योता दिया गया। पहली बार सुरक्षा घेरा तोड़कर मोदी वहां मौजूद बच्चों से मिले। पहली बार प्रधानमंत्री बिना बुलेट प्रूफ शीशे के जनता से सीधे रूबरू हुए। तो ये हमारा 67वां आजादी दिवस है, लेकिन असल में आज हमें आजादी मिली है। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आज उनके नेतृत्व में हमें आजादी मिली है। ये जनता से संवाद था, सीधा संवाद, लोकप्रिय अंदाज, हवा में लहराता लाल रंग का साफा और हवा में तैरते नारे। आने वाले 10 सालों में कैसी हो भारत की शक्ल सूरत, देश कैसे बने ताकतवर, कैसे बने आर्थिक सुपर पावर। मोदी ने उछाला पहला नारा, सांसद आदर्श ग्राम योजना, यानी कि सांसद गांव को गोद ले। विकास के लिए मिलने वाले सांसद निधि फंड से गांव की रंगत बदले। संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं, संसद आदर्श ग्राम योजना। और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। इतना तो कर सकते हैं ना भाई। मोदी का दूसरा नारा बेटी बचाओ था। ये नारा देश की बेटियों के साथ होने वाले सलूक और उनकी हालत पर था। निर्भया बलात्कार कांड ने देश में रेप से जुड़ा कानून बदल डाला, लेकिन आखिर जनता की मानसिकता कैसे बदलेगी, वो भी तब जब बेटियों की तादाद लगातार घट रही है। मोदी ने बताया कि देश में 1000 लड़कों की तुलना में सिर्फ 940 लड़कियां हैं, लिहाजा डॉक्टर्स अपनी तिजोरियां भरने के लिए किसी बेटी को न मारे। आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, माँ और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? मोदी का तीसरा नारा मेक इन इंडिया, जो कि चीन से प्रेरित था। आज की तारीख में चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी दुनिया की तमाम कंपनियां अपने पार्ट्स चीन में बनाती है। मेड इन चीन की धूम है, लेकिन ऐसे में हिंदुस्तान को भी अपना दबदबा कायम करने के लिए मेक इन इंडिया का सूत्र अपनाना होगा। दुनिया भर से कंपनियों को भारत में सहूलियतें देने होंगी, ताकि आने वाले वक्त में हर चीज पर लिखा हो मेड इन इंडिया। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। कम
मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम, मेक इन इंडिया ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम, मेक इन इंडिया। सिर्फ मेक इन इंडिया से ही काम नहीं चलेगा। अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्रांति आ भी गई तो भी क्या तीसरी दुनिया के देश के नाम पर उसकी चीजों को क्वालिटी के नाम पर ठुकराया जा सकता है? लिहाजा जरूरत है कि भारत में बना सामान शानदार क्वालिटी का हो और उसे बनाने में पर्यावरण से खिलवाड़ न हो। और इसी से जुड़ा था मोदी का चौथा नारा, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। मेरा आग्रह है नौजवानों से, विशेष करके छोटे मोटे उद्योगकारों से, दो बातों में कॉम्प्रोमाइज न करें। एक, जीरो डिफेक्ट, दूसरा जीरो इफेक्ट। हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिसमें जीरो डिफेक्ट हो ताकि दुनिया के बाजार से कभी वापस ना आए, और हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिससे जीरो इफेक्ट हो, पर्यावरण पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। मोदी के मंत्रों में डिजिटल इंडिया का भी जिक्र था। कोशिश भारत में डिजिटल क्रांति लाने की, ताकि सिर्फ ई गवर्नेंस से काम ना चले, इजी गवर्नेंस हो, सारा काम इंटरनेट पर हो, लेकिन सिस्टम ऐसा हो कि आम आदमी को समझ में आए। मोदी के ड्रीम इंडिया के दो और पहलू थे, दो और नारे। उसमें से एक किसानों से जुड़ा था तो दूसरा आंतरिक शांति से। नारा या ऐलान था हर किसान को डेबिट कार्ड का। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। किसानों को डेबिट कार्ड और 1 लाख का बीमा। कई लोगों को ये योजना व्यवहारिक नहीं लग सकती। कई लोगों को लग सकता है कि आखिर सरकार के पास इतना पैसा आएगा कहां से। लेकिन मोदी के ड्रीम इंडिया में किसान चमक रहे थे। उन्होंने तो आतंकवादियों और माओवादियों को बंदूक छोड़कर हल उठाने की अपील भी कर डाली। कंधे पर बंदूक लेकर के आप धरती को लाल तो कर सकते हो, लेकिन कभी सोचो अगर कंधे पर हल होगा तो हरियाली धरती कितनी प्यारी लगेगी। लेकिन मोदी का सबसे बड़ा जोर गांव में, स्कूलों में शौचालय बनाने पर था। इस मुद्दे को उन्होंने महिला सुरक्षा से, महिला सम्मान से जोड़ा। साफ कहा कि अब वक्त आ गया है जब सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर ये टारगेट ले, हर स्कूल में बच्चियों के लिए अलग शौचालय बने। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे, और मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। तो ये था मोदी का ड्रीम इंडिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ड्रीम पूरा कैसे होगा? सिर्फ इच्छा शक्ति से काम हो जाएगा या वास्तविक धरातल पर उतरकर संसाधनों को देखना भी जरूरी है? सबसे अहम सवाल, क्या निजी क्षेत्र की भागीदारी से जनता से जुड़ी योजनाएं चलाई जा सकती हैं? सरकार क्या इतना फंड जुटा सकेगी? मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना क्या वाकई में आसान है? संभव भी है? क्या भारत में अलग अलग राज्यों में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है? मोदी के ड्रीम इंडिया पर अलग अलग सियासी सुर सुनाई पड़े। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के ऊपर या प्रधानमंत्री जी के स्पीच के ऊपर बगैर कोई प्रतिक्रिया दिए हम ये चाहेंगे कि ये देश की जनता खुद फैसला करे कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की स्पीच को या उनका जो अभिभावक भाषण था उसका कैसे वो मूल्यांकन करेंगे। 10 वर्ष तक सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा बंद होनी चाहिए। सिर्फ 10 वर्ष तक क्यों? और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या मोदी जी स्वयं, अपनी पार्टी और आरएसएस को ये कहेंगे कि अपने को अनमेक करो, अपने को बदलो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से दिया गया पहला भाषण था। उन्होंने कई परंपराएं तोड़ी, कई नए नारे और जुबान पर चढ़ने वाले कई जुमले भी दिए। अब देश को जुमलों से आगे उन नारों को पूरा करने के लिए एक पक्का ब्लूप्रिंट चाहिए, और इस ब्लूप्रिंट पर बेहद सख्ती से अमल भी। लेकिन सवाल और भी है। सवाल ये कि आखिर लाल किले से मोदी ने भ्रष्टाचार, महंगाई और पड़ोसी मुल्क से तनावपूर्ण रिश्तों पर
कोई साफ संदेश या नारा क्यों नहीं उछाला? हालांकि कुछ ही दिन पहले वो न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे नारे लगा चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से मुक्ति का ठोस फॉर्मूला आखिर कहां है? महंगाई से पीड़ित जनता को भी राहत की उम्मीद है। लाल किले से राष्ट्र के नाम संदेश में ये मुद्दा भी तवज्जो से चूक गया, लेकिन राजनीति के पंडितों का यह भी कहना है कि मोदी सरकार को अपेक्षाओं के तराजू पर सिर्फ 60 दिनों में ही तौलना नाइंसाफी है। सरकार को और वक्त दिया जाए ताकि अच्छे दिन आ सके। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी खास पेशकश प्रधान सेवक। आप सभी को 68वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जहां भाषण पर कहीं तालियां पड़ी, वहीं विरोधी सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन विरोधी भले ही इस भाषण को पुराना और रटा रटाया हुआ भाषण बताए, देश की जनता आखिर इस भाषण पर क्या राय रखती है? क्या जनता को जो उम्मीदें लगाई बैठे हुए थे नरेंद्र मोदी के इस भाषण से, क्या उस पर खरा उतरते हुए नजर आए प्रधानमंत्री लाल किले के उस प्राचीर से जब वो संबोधित कर रहे थे देश को? तो IBN7 ने देश भर के तमाम शहरों में आम लोगों की राय जानने की कोशिश की। क्या कि उन्हें क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद सही में देश में अच्छे दिन आने की एक स्थिति बन सकेगी? हमें बहुत अच्छा लगा उनका भाषण सुनकर कि उन्होंने लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया है और हमारे इंडिया में जो लड़कों और लड़कियों में डिफरेंसेस किए जाते हैं उनको कम करने के लिए कहा है। सोच बदलो तभी देश बदलेगा, अकेला मोदी कुछ नहीं करेगा। जो मोदी जी ने बोला है कि ये लड़कियों को भी इतने हक मिलने चाहिए, वो बात सही है कि मिलने ही चाहिए, लेकिन उसके लिए जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है वो तो ठीक होना चाहिए। रात में निकलो 10-11 बजे के बाद अगर कोई लड़की निकल रही है तो देखेंगे लड़की अकेली जा रही है तो उनके मन में यही आएगा कि लड़की गलत है, रात में क्यों घूम रही है। उनके मन में ये नहीं आएगा कि कुछ काम करके लौट रही है या फिर कहीं से भी लौट रही है। सिक्योरिटी के साथ लोगों की मेंटलिटी भी थोड़ा सुधरना ज़रूरी है। हमने एक PM चुन लिया, लेकिन उसके बाद सारा काम वो तो नहीं करेगा ना, हमें भी करना पड़ेगा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग हमें अपने घर से करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सफाई लोगों के जीवन में व्यक्तिगत रूप से बहुत लोग उसको इतना सीरियसली लेते हैं। अगर लेते भी होंगे तो उसके लिए स्टेप क्या लेना है, मुझे नहीं लगता कि लोग उतने अवेयर हैं। तो वाकई में ये एक समय है जबकि लोगों को इसके लिए बहुत सीरियस स्टेप लेना चाहिए। भाषा में तो बहुत सी बातें कही हैं उन्होंने, एक पॉलिटिकल जो होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी एक दुख की बात ये थी कि जो आज इतनी महंगाई बढ़ गई है जिससे हमारा जो गरीब तबका है वो उसके लिए दाल रोटी भी नहीं रही है। दाल का 15 रुपये किलो एकदम से बढ़ गया, टमाटर का दाम, प्याज का दाम, उसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ नहीं बोले, तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात थी। आई होप कि नरेंद्र मोदी एक पॉजिटिव फीडबैक और एक होप के साथ आएंगे और जो उन्होंने प्रोमिसेस किया डेफिनेटली पूरा करेंगे। आई हैव रियली हाई होप्स एंड मी बीइंग अ गर्ल चाइल्ड मुझे वो सारी सिक्योरिटी चाहिए और मुझे आई हैव टू बी, मैं खुलेआम जा सकती हूँ। इट शुड बी लाइक दैट। जैसे गुजरात में उन्होंने एक बार स्पीच में बोला था कि वहाँ पे जो भी नवरात्रि सब होता है रात के 2-3 बजे तक आराम से लड़कियाँ चलती है, ऐसे भी सारे हमारे स्टेट्स में होने चाहिए। पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई आम व्यक्ति लाल किले से बोल रहा हो, बिना सुरक्षा व्यवस्था के, बिना बुलेट प्रूफ के, बिना लिखे पढ़े हुए, बिना रटे हुए भाषण में। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने जेंडर इक्वलिटी की जो बात की, महिला सुरक्षा, महिला भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ पर जो बात की उन्होंने, वो एक बहुत बड़ा इश्यू देश का था। जिस ढंग से उन्होंने ग्रामीण विकास की बातें की, उन्होंने गाँव को डेवलप करने की बातें की, गाँव से जो लोग पलायन कर रहे हैं उस पर जो बातें की, ये इस देश की जो इंटरनल व्यवस्था है ग्रास रूट लेवल पर जो समझने वाला व्यक्ति है वो इस तरह की बातें कर सकता है जो इन्होंने की। हम युवाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो स्किल डेवलपमेंट की बात कही वो सबसे अच्छी लगी, क्योंकि हम लोग डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन डिग्री लेने के बाद स्किल की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और उसके कारण हमको रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते। तो प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर गया, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। दुनिया के पर्यटकों को अगर आप आकर्षित करना चाहते हैं तो इस देश में स्वच्छता और उन पर्यटकों जो आते हैं उनमें महिलाओं की सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा है। और जहां तक बात आप हरिद्वार की कर रहे हैं तो हरिद्वार पूरे विश्व के पटल पर एक जाना माना तीर्थ स्थल है, तो बेहतर हो कि वो पर्यटन के साथ साथ तीर्थाटन भी जोड़ें। अगर हम चाहते हैं कि टूरिज्म फले फूले तो सबसे पहले हमें यहाँ का पर्यावरण और उसकी स्वच्छता और उसमें महिला की सुरक्षा और उनकी सहभागिता के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा।
वैसे लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और अहम घोषणा की। योजना आयोग को खत्म करने की बात कहकर उन्होंने एक नए बहस को जन्म दे दिया। हालांकि अपने चुनावी प्रचार के दौरान भी वो ये बातें कह चुके थे जब वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं मौजूद थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से जब तमाम मंत्रालयों और विभागों में काट छांट का काम शुरू हुआ तो ये तय माने जाने लगा कि आखिर देश के केंद्रीकृत विकास का सबसे ताकतवर संस्था यानी कि योजना आयोग के दिन भी अब गिने हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि योजना आयोग की जगह किसी नई संस्था का गठन किया जा सकता है। हालांकि विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम सारी ताकतें अपनी पास ही रखना चाहते हैं। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि अगर बदलते वक्त के हिसाब से कुछ जरूरी बदलाव किए जाए योजना आयोग में और उसके जो मूलभूत जो जिम्मेदारियां हैं उसे बदली जाएं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। स्थान पर एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य का उपयोग, राज्य सरकारों की आगे बढ़ने की इच्छाओं को बल देना, राज्य सरकारों को ताकतवर बनाना, संघीय ढांचे को ताकतवर बनाना, ऐसा नए रूप रंग के साथ, नया शरीर नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे। योजना आयोग को भी कर सकते हैं, अपना जो ऑफिस मिला है उसको भी कर सकते हैं। जो कह रहे हैं कि मंत्रालय के अंदर मंत्रालय है, एक पावर सेंटर होना चाहिए, तो ये सब बातें देश के लोगों के सोचने के लिए है कि कोई व्यक्ति सारी ताकत अगर अपने में ही एक तरह से निहित कर लेना चाहता हो तो मंशा क्या है ये देश के लोग जानेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर स्टेट जो है वो अपना भला बुरा खूब अच्छी तरह समझती है, मगर फिर भी हमको एक देश के साथ ही चलना है। तो इसका आकार बदलने में मेरे ख्याल में हमारा कोई इसमें जो हमारी सोच है उसी सोच को आगे लेके और एक तरह से एक सीमा तक प्रधानमंत्री जी ने पहुंचा दी। चलिए, भाषण पर तो आगे भी जो है लोगों की राय आती रहेगी, जानकार उस पर अपनी राय देते रहेंगे, राजनीतिक बयानबाजी भी जारी रहेगी। लेकिन जब हम बात स्वाधीनता दिवस की करते हैं तो ये आम लोगों के लिए एक पावन पर्व है, सबसे बड़ा उत्सव है, जश्न आजादी। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में किस तरीके से लोगों ने पूरे हर्षो उल्लास के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ इस जश्न को मनाया, इसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देश के 6 अलग अलग शहरों में कैसे तिरंगे को फहराया गया, उसे सलामी दी गई, लोगों ने किस तरीके से राष्ट्रीय गीत जमकर गाया और कैसे लोग कहीं ना कहीं एक बेहतर भारत के सपने और उम्मीद के साथ आगे बढ़े इस पर्व में।